हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का इस करंट अफेयर की क्लास में। ये करंट अफेयर की क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए सफिशेंट होगा इस क्लास का डेटा, और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, यकीन मानिएगा कि इस क्लास में जितने भी सवाल लिए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सवालों को उस हद तक समझाया गया है जहाँ तक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए भाई आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर ही आपको एक क्लास की जब भी क्लास आपको दी जाएंगी, जितनी भी क्लास है, तो उन सभी का नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक भी कर देंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखो, अगर जीवन में भाई सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास रखो मेरे दोस्त। किस्मत पर तो जो आजमाई गई होती हैं, तो किस्मतें तो जुए में आजमाई जाती हैं। किस्मत के भरोसे बैठोगे तो सिर्फ इतना मिलेगा जो मेहनत करने वाले छोड़ जाएंगे। और भाई अपनी मेहनत के दम पर आप कुछ भी हस्ती, कुछ भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आसानी का मतलब ये नहीं है, मेहनत तो बहुत, मतलब जितनी मेहनत आप करोगे उतनी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो भैया किस्मत पे ना सिर्फ मेहनत पे भरोसा रखिए, और मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे आवाज़ ना हो, सिर्फ दिखाई दे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपनी आज की क्लास, और देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है हमारी आज की इस क्लास में, क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पहला सवाल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्टार मार्क कर लेंगे इस पहला। हाल ही में भारतीय सेना को किस राज्य में स्थित यानी कि मेजर रोलिंग नाव बॉम्ब ख्वाथिंग वीरता संग्रहालय का जो प्रबंधन है ये मिला है। चलिए तो भाई देखो, ये जो नाम है ना, मेजर रोलिंग नाव बॉब खाथिंग वीरता संग्रहालय, ठीक है, तो मैं इसको एक संग्रहालय लिखती हूँ। बात कर रही हूँ इस संग्रहालय के बारे में। ठीक है, चलो भाई इस संग्रहालय के बारे में बात कर रहे हैं, और ये संग्रहालय के बारे में बात ये हो रही है कि भाई इस संग्रहालय का प्रबंधन मिला है। किसको मिला है इस संग्रहालय का प्रबंधन? चलिए अगर इस संग्रहालय के प्रबंधन की अगर बात करी जाए तो ये किसको मिला है? सिक्किम को मिला है, या फिर अरुणाचल प्रदेश को मिला है, लद्दाख को मिला है, किसको मिला है? चलिए बात करेंगे यहाँ पे आसाम को मिला, किसको मिला है? अगर बात करी जाए तो ये जो संग्रहालय है ना, इस संग्रहालय की मैं बात करूँ तो भाई 1951 में इस संग्रहालय की होती है स्थापना। और इसकी स्थापना की अगर बात करी जाए तो इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में तो की जाती है, लेकिन अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पर ये की जाती है? तवांग घाटी में। कहाँ पे ये की जाती है? तवांग में। ठीक है, तवांग में इसकी स्थापना करी जाती है, और तवांग में तिरंगा फहराने वाले जो पहले व्यक्ति थे तो ये कौन थे? ये थे मेजर रोलिंग नाव। ठीक है, तो यहाँ पर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तिरंगा फहराया था। ठीक है, जो तिरंगा फहराने वाले व्यक्ति थे, तिरंगा फहराने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था मेजर रोलिंग नाव बांग खानतिंग, जो वीरता संग्रहालय इनकी याद में बनाया गया है, यानी इनके लिए, और इनको डेडिकेट है। ये दूसरी बात है कि भी ये संग्रहालय 1951 में तवांग में बनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अब जो इसका प्रबंधन दिया गया है, अगर आपकी बात करें तो भाई अब जो इसका प्रबंधन दिया है, अब इसका प्रबंधन किसे दिया गया है? सवाल आपसे ये पूछेगा। तो अब किसे दिया गया है? अब दिया गया है भाई इंडियन आर्मी को। किसको? तो भाई अब दिया गया है इंडियन आर्मी को, यानी कि भारतीय सेना को। चलिए भारतीय सेना को दिया गया है। दूसरी बात ये आती है, तो अच्छा आपसे पूछेगा ये कहाँ पर है? तो ये भाई अरुणाचल प्रदेश में है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि इसका शुभारंभ कौन करेंगे? भाई इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? शुभारंभ, तो इसके शुभारंभ की बात करी जाए तो इसका शुभारंभ जो करेंगे ये करेंगे भाई यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है पेमा खांडू। तो कौन करेंगे? पेमा खांडू के द्वारा भाई यहाँ पे जो है इसका शुभारंभ किया जाएगा। अच्छा, अब देखो अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में सबसे पहली बात तो जो अरुणाचल प्रदेश है, ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी बात करी जाए तो ये किससे सीमा लगाता है अरुणाचल प्रदेश? भाई दो देशों से सीमा लगाता है। एक तो लगाता है ये चीन से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, दूसरी करता है अपनी म्यांमार से। किससे करता है? दूसरी बाउंड्री करता है म्यांमार से शेयर करता है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे एक और करूँ तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दर्रा है, और जिस दर्रे से आप देखेंगे एक नदी है जिसका नाम है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर एंट्री करती है, क्या नाम है भाई उसकी बात करें
तो वो नदी, वो क्या बोलते हैं, दर्रा कौन सा हो जाएगा, ये है आपका बोमडिला दर्रा हो जाएगा या दीफू दर्रा हो जाएगा। तो दो दर्रे हैं यहाँ पे, एक का नाम है बोमडिला दर्रा, बोमडिला, ठीक है, और एक हो जाएगा दीफू दर्रा। कौन सा हो जाएगा, दीफू दर्रा। और ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करी जाए तो कौन कौन से नेशनल पार्क हो जाएंगे, एक है यहाँ पे नामदफा, जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नामदफा नेशनल पार्क। और एक और नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मोलिंग नेशनल पार्क। चलिए, इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी है। चलिए भाई नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई ये बनाया गया है संग्रहालय। चलिए अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर बात कर ली जाए तो भाई राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी कि बात कर रहे हैं नेशनल कंज्यूमर डे की 2024। इसको कब सेलिब्रेट किया गया, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर को। चलिए, अगर यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर डे की बात करी जाए तो नेशनल कंज्यूमर डे अब ये कब मनाया गया, तो नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब, 24 दिसंबर को मनाया गया 2024 को। अच्छा, एक बात समझ में आती है कि भाई ये क्यों मनाया जाता है। सबसे पहली बात तो इसकी शुरुआत की बात करें तो भाई ये शुरू कब हुआ था, अगर यहाँ पे शुरू की बात करें, ये होता है 1986 में शुरू हुआ, 1986। क्यों भाई, उस टाइम पे उपभोक्ता संरक्षण एक एक्ट लागू किया गया था, यानी कि ये जो था उपभोक्ता संरक्षण एक्ट जो था ये लागू किया गया था। तो ये एक्ट आता है और भाई इस दिन से जो है यहाँ पे ये जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये लागू किया गया था। ठीक है, इसी दिन से ये मनाया जाता है। अच्छा, इसके लिए जो थी एक टैगलाइन थी, लाइन क्या थी भाई इसके लिए, तो एक लाइन थी जागो ग्राहक जागो, यानी कि एक ऐप था जागृति ऐप। क्या नाम था, ये था जागृति ऐप। और इस जागृति ऐप की बात करें तो इसमें एक लाइन आती थी जागो ग्राहक जागो, ये आपको पता होगा। ठीक है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है, ये लाइन आती थी। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आती है, अब अगर अब की बात करें तो भाई अब के लिए जो है हमने थीम क्या रखी है इसके लिए, तो अगर यहाँ पे थीम की बात करें तो क्या रखी है, अब थीम रखिए कि आभासी सुनवाई उपभोक्ताओं की न्याय तक पहुंच, है ना। क्या रखी है, आभासी सुनवाई, आभासी सुनवाई उपभोक्ता की न्याय तक पहुंच, है ना, उपभोक्ता की न्याय तक पहुंच, ये इस बार की थीम रखिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे एक और पूछी जाती है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अगर ये तो था नेशनल कंज्यूमर डे, अगर आपसे पूछ ले इंटरनेशनल कंज्यूमर डे के बारे में बात करें तो ये कब मनाया जाता है, ये सेलिब्रेट करते हैं हम 15 मार्च को। कब करते हैं, ये करते हैं हम 15 मार्च को, इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल इंटरनेशनल कंज्यूमर डे ये 15 मार्च है और नेशनल कंज्यूमर डे ये 24 मार्च है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले सवाल को। तो हमने यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर डे की बात करें तो ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, पिक्चर गलत लग गई है, कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले वर्ल्ड कंज्यूमर डे 2024 का, तो इसकी थीम अगर आपसे पूछे तो ये थी फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर। ठीक है, और इस बार की मैंने आपको बता दी है, वो आप ध्यान में रखेंगे, ये इंटरनेशनल है। और जो मैंने बात करी थी आपसे 24 दिसंबर की, ये था आपका नेशनल कंज्यूमर डे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के एक व्यक्ति जिनका नाम है श्री चंद्रशेखरेंद्र, ठीक है, सरस्वती पुरस्कार इनके नाम पर दिया जाता है। तो श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से भी किसको सम्मानित किया है, ये पुरस्कार किसे मिला है, एस जयशंकर को मिला है, सूर्यवाला को, किरण मजूमदार शाह को या फिलिप नॉइस को। अच्छा, बात किसकी हो रही है यहाँ पे, अगर मैं सरस्वती पुरस्कार लिखूं तो चलेगा बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें श्री चंद्रशेखरन की बात करी जाए यहाँ पर, तो श्री चंद्रशेखरन की बात करें, चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार की बात करी जाए तो ये जो सरस्वती पुरस्कार है, ये जो सम्मान है, अगर इस सम्मान की बात करी जाए
2024 का। तो भाई ये किसे मिला है? ये सम्मान मिला है डॉक्टर जयशंकर को। किसको मिला है? ये सम्मान मिला है डॉक्टर जयशंकर को। जयशंकर को ये सम्मान मिला है। दूसरी बात आती है, अच्छा डॉक्टर जयशंकर की बात करूं तो कौन है ये हैं विदेश मंत्री। कौन है? ये हैं हमारे विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। चलिए, अच्छा इनकी एक बुक बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये बुक भी, इनकी इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए इनकी बुक का नाम है यहाँ पे, इनकी बुक हो जाएगी यहाँ पे वाई भारत मैटर। अब देखो इसमें इंडिया का यूज नहीं किया गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। बाय भारत मैटर, ठीक है। ये इनकी जो है इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी। बाय भारत मैटर की बात करें, मैटर्स, तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी। इसे भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। अच्छा भाई क्यों मिला है इनको ये पुरस्कार, क्यों दिया गया है, क्या रीजन था भाई क्यों दिया गया है अगर पूछें तो भाई इनको जो है इसलिए दिया गया है सार्वजनिक नेतृत्व के क्षेत्र में। या आपसे वो पूछे कि भाई किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है सार्वजनिक नेतृत्व के क्षेत्र में, ठीक है। सार्वजनिक नेतृत्व के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा इसकी शुरुआत कब करी गई थी इस पुरस्कार की? अगर शुरुआत की बात करें तो इसको शुरू कब किया गया था? इस पुरस्कार को शुरू किया गया था 1998 में, ठीक है। कब किया गया था? इसको शुरू किया गया था 1998 में, इसको 1998 में शुरू किया गया। अच्छा कितनी राशि दी जाती है इस पुरस्कार में? अगर अमाउंट की बात करें तो भाई 2.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अच्छा 2023 में किसे मिला था ये पुरस्कार? अगर 2023 की बात करी जाए तो ये मिला था वेंकैया नायडू को। किसको मिला था? ये पुरस्कार मिला था आपका वेंकैया नायडू जी की बात करें तो भाई इनको ये पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए तो इस सवाल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमने डिस्कस करे हैं। अच्छा एक नाम यहाँ पे एक और है सूर्यवाला, मैंने आपको अभी पढ़ाया था सूर्यवाला को एक पुरस्कार मिला था और 34वां व्यास सम्मान इनको मिला था। 34 नंबर का जो व्यास सम्मान है ये व्यास सम्मान इनको मिला था, ठीक है। अच्छा एक नाम और है यहाँ पे फिलिप नॉयस। अब फिलिप नॉयस तो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट नाम है। इंपॉर्टेंट नाम क्यों है? क्योंकि भी इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इनको मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, फिलहाल ये आप इतना ध्यान रखेंगे। तो भाई यहाँ पे ये हैं हमारे डॉक्टर जयशंकर की बात करें जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है। और इन्हीं को सार्वजनिक नेतृत्व में इन्हीं को ये सरस्वती पुरस्कार की बात करें ये दिया गया है। इनकी बुक मैंने बताई थी बाय भारत मैटर, और ये आपसे पूछी जाएगी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 4, अगला सवाल नंबर 4 है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। इस पर आप एक काम करेंगे, इसको आप बहुत स्टार लगा के मार्क करेंगे क्योंकि ये सवाल आपसे इन फ्यूचर पूछा जरूर जाएगा कि भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है रिसेंटली में, कौन अपॉइंट किए गए हैं। चेयरपर्सन की बात करें या चेयरमैन की, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इनकी बात करें। चलिए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं। चलिए अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो भाई इसकी स्थापना कब करी जाती है? या एक पहली बात तो ये क्या है, ये है एक वैधानिक संस्था है। कैसी है? ये है एक वैधानिक संस्था हो जाएगी। अच्छा ये वैधानिक संस्था है तो भाई ये स्थापित या कब बनाई गई थी, ये संस्था कब बनाई गई, इसका फॉर्मेशन कब किया गया? ये 12 अक्टूबर की बात करें, 12 अक्टूबर 1993 को इसका फॉर्मेशन किया गया। अच्छा इस संस्था की बात करें तो इस संस्था की जो फॉर्मेशन किया गया था तो किस समिति के द्वारा ये जो बनाई गई थी, तो किस समिति या किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी? तो भाई यहाँ पे अगर समिति की बात करी जाए तो कौन सी समिति थी, किस समिति की सिफारिश पर? ये थी रंगनाथ मिश्रा समिति। कौन सी थी? ये थी आपकी रंगनाथ समिति की बात करें, रंगनाथ मिश्रा समिति की बात करें तो भाई इनके जो है रिकमेंडेशन पर ये बनाया गया था। अच्छा रंगनाथ की बात करें तो ये यहाँ पे फर्स्ट हेड भी बने थे, या पहले मैं कहूँ कि पहले अध्यक्ष भी ये बने थे, ठीक है। ये पहले अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात अब यहाँ पे ये भी कर लेते हैं कि ये तो पहले बने थे। अब अगर बात करें 2024 में अब जो बने हैं ये 9th यानी कि 90 नंबर के बने हैं। और 90 नंबर पर कौन बने हैं? अगर 90 नंबर की बात करें
तो अब कौन बने हैं, ये बने हैं वी सुब्रमण्यम। कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके वी सुब्रमण्यम, आंसर यानी कि ऑप्शन डी। तो भाई अब कौन बने हैं, अब बने हैं आपके वी रामा सुब्रमण्यम की बात करें, रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, रामा सुब्रमण्यम की बात करें तो अब बने हैं रामा सुब्रमण्यम। अच्छा ये एक बात बताओ कि ये अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो है चेयरमैन बने हैं क्या इससे पहले, तो इससे पहले जो थे ये भी सुप्रीम कोर्ट की बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं ये, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। अच्छा ये बात तो इम्पोर्टेंट, न्यायाधीश रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि अगर मैं यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करूँ तो इसमें सदस्य कितने होते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में देखें तो इसमें सदस्य कितने होते हैं। अगर यहाँ पे सदस्यों की बात करी जाए तो भाई इसमें सदस्य होते हैं 3, ठीक है, 1 1 + 2। अब जो 1 है इसकी तो बात हम कर चुके हैं एक की, अब जो 2 अन्य व्यक्ति हैं इनकी बात करी जाए तो भाई ये कौन कौन से हैं, एक तो इसमें है भाई आपके प्रियंका कानूनगो, कौन है, एक तो है यहाँ पे प्रियंका कानूनगो है, ठीक है, एक तो है प्रियंका कानूनगो। अच्छा दूसरे कौन है, अगर दूसरों की बात करें तो डॉक्टर विद्युत रंजन की बात करी जाए तो ये है, ठीक है, डॉक्टर विद्युत रंजन जो है यहाँ पे दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। अच्छा दोनों, एक अध्यक्ष है और 2 यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात करें तो ये हो जाएंगे। अच्छा इनकी नियुक्ति कौन करता है, अगर यहाँ पे इनकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल कितना होता, अगर इनके कार्यकाल की भी बात कर ली जाए तो भाई इनका जो कार्यकाल होता है ये होता है या तो 3 साल हो या फिर 70 वर्ष की उम्र हो, ठीक है, ये इनकी उम्र हो या फिर इतना हो, तो भाई जो भी पहले होगा ये इनका कार्यकाल होगा। फिलहाल इस सवाल का आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितनी भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हैं हमारे जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, जो हमारे 9वें नंबर के यानी कि 9th नंबर की बात करें तो ये हमारे भाई 9th नंबर के जो हैं यहाँ पे कौन बने हैं, ये 9th नंबर के हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने हैं, ये चेयरमैन बने हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में आइजैक वैलू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब आइजैक वैलू भाई कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, आपने पीसीएस का पेपर देखा तो कुछ इसी प्रकार के नाम आपके सामने आए थे। जो देश हम सोच रहे थे कि जो आज जिनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल रही है वो देश से संबंधित लोग आएंगे, लेकिन बहुत अजीब अजीब से नाम सामने आए थे, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब आपको अगर भीड़ से अलग होना तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। चलो फ्रांस के हैं, जॉर्जिया के, टोंगा के हैं या फिर बुर्किना फासो के हैं। चलिए बात हो रही है आइजैक वैलू की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आइजैक वैलू की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आइजैक वैलू की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो आइजैक वैलू हैं इनकी बात करी जाए तो एक देश है जिसका नाम है टोंग, ठीक है, एक देश है जिसका नाम है टोंगा। तो भाई इस टोंगा के ये कौन बने हैं, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। अच्छा अभी प्राइम मिनिस्टर से पहले यहाँ के ये जो थे ये वित्त मंत्री थे, ठीक है, वहाँ के पहले कौन थे, ये वित्त मंत्री थे आइजैक वैलू। अच्छा इस देश की राजधानी की बात करूँ, इस देश की बात करूँ तो भाई इस देश की राजधानी क्या हो जाएगी, सबसे पहले यहाँ की जो राजधानी हो जाएगी, इस देश की राजधानी हो जाएगी नुफुआलोका। क्या होगा, इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी नुफुआलोका की बात करें, इसकी राजधानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ भाई यहाँ के राजा कौन है, अगर राजा की बात करी जाए तो यहाँ के राजा कौन हो जाएंगे, यहाँ के राजा हो जाएंगे ट्रूपोसिक्स, ठीक है, यहाँ के राजा हो जाएंगे ट्रूपोसिक्स, जो यहाँ पे 6, ठीक है, हाँ ट्रूपोसिक्स आंसर हो जाएगा। टोंगा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हैं आइजैक वैलू, ठीक है, टोंगा के प्राइम मिनिस्टर। अगला सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है कि भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू कर रही है। अब इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो भाई भारत सरकार जो है एक केबल सी परियोजना बना रही है, अंडर सी केबल परियोजना का बात है कि मतलब अंडर सी मतलब कि समुद्र के अंदर केबल डाल करके नेटवर्क भैया आएगा और जाएगा, मतलब नेटवर्क से रिलेटेड एक यहाँ पे परियोजना बनाई जा रही है। चलिए तो भाई इसकी परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया जाएगा, चेन्नई मुंबई के बीच है, कोच्चि विशाखापत्तनम है, बंगलुरु कन्याकुमारी है, सूरत कोलकाता है। अगर यहाँ पे बात करी जाए
तो चलिए सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे एक अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना है ना। क्या है? तो भाई एक यहाँ पे जो है अंडर सी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट है जिस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करें तो भाई पहली बात तो इस पे मालिकाना हक किसका है? जो ये परियोजना यानी कि जो काम किया जा रहा है सरकार तो कर नहीं रही है, तो ये किसकी परियोजना है? इस पे स्वामित्व किसका? यह है रिलायंस की परियोजना। किसकी है? रिलायंस जियो की बात करें तो भाई रिलायंस जियो की ये परियोजना हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये कौन कौन से देशों के बीच में है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी इस पूरे सवाल को। यहाँ पर देखो भारत, ये आपको भारत का हिस्सा दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर आप दिखाई देगा आपको, यहाँ पे है मुंबई, ये वाला हिस्सा है मुंबई वाला, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे क्या बोलते हैं, चेन्नई वाला। इधर तो आ गई आपकी चेन्नई, ठीक है, और इधर वाला जो हिस्सा है ये आएगा आपका मुंबई वाला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझो, सबसे पहले जो इन दोनों शहरों के बीच में इसको शुरू किया गया है, यहाँ पे अगर बात करें जो हमारी क्या बोलते हैं अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ सबमरीन्स दी गई है, आप इसको काट दीजिए क्योंकि मैं सबमरीन्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। वैसे तो क्या है, सबमरीन्स केवल जो क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग है सिस्टम है उसके तरीके से, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे जो चेन्नई वाला एरिया है, चेन्नई की बात करें तो इधर जो मार्ग बनाया गया है, इधर बनाया गया है इंडिया एशिया एक्सप्रेस केबल नेटवर्क। इधर कौन सा बनाया गया है? इधर बनाया गया है इंडिया एशिया केबल नेटवर्क की बात करी जाए, एक्सप्रेस की केवल या एशिया एक्सप्रेस नेटवर्क, ठीक है ये। और इसकी बात करें तो ये किन किन शहरों को जोड़ेगा? एशिया महाद्वीप से ये किसको जोड़ेगा? ये जोड़ेगा आपका जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप को जोड़ेगा। एशिया महाद्वीप को किसके साथ में जोड़ेगा? एशिया महाद्वीप के साथ जोड़ेगा यहाँ पे ये आपका जो थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इन देशों को, ठीक है। किनको? थाईलैंड को, मलेशिया को, साथ में जो सिंगापुर है इसको जोड़ेगा, ठीक है, सिंगापुर को, इन देशों को। अब इधर जो मुंबई वाला एरिया है, इस मुंबई वाले एरिया की बात करें, मुंबई वाला जो नेटवर्क एरिया है ये है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, ठीक है। इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस वे, ठीक है, यूरोप एक्सप्रेस की बात करें, एक्सप्रेस वे की। अच्छा, अब ये किसको जोड़ेगा? ये जोड़ेगा भाई यूरोप वाले कंट्री को। यूरोप वाले कंट्री मतलब फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, सऊदी अरब। तो भाई कौन से कंट्री आ जाएंगे इधर? तो इधर देखो आपको कौन कौन से कंट्री दिखाई दे रहे हैं ये वाले, तो ये आ जाएंगे हमारे फ्रांस है, ग्रीस है, सॉरी ग्रीक है या ग्रीस, फ्रांस है, ग्रीस है, मिस्र है, साथ में जैसे सऊदी अरब है, इन सभी कंट्री को जोड़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया एक मैप पे, और आपको इसका आंसर बताऊं तो इसका सही हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भाई चेन्नई और मुंबई वाले एरिया को जोड़ेगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्योहार का संबंध किससे? एक फेस्टिवल है जिसका नाम है हनुक्का, ये यहूदी समुदाय का त्योहार है, ईसाई समुदाय का, पारसी का, मुस्लिम का। मुस्लिम का आपको पता ही है, मतलब ईद उल फितर, ईद उल जुहा है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। अब इसके बाद में पारसी धर्म की बात करें तो पारसी में आपको पता है। अच्छा, पारसी का एक समुदाय है, आप मुझे बताएंगे पारसी समुदाय का क्या फेस्टिवल है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा यहूदियों का। तो भाई यहाँ पे हनुक्का त्यौहार जो है, ये हनुक्का त्यौहार यहूदियों का त्यौहार है, और इसको बोला जाता है लाइट का फेस्टिवल, ठीक है, लाइट का या प्रकाश का त्यौहार इसको बोला जाता है, प्रकाश का त्यौहार बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, कौन से कंट्री में मनाया जाता है? तो यहूदी सिर्फ एक कंट्री में देखने के लिए मिलते हैं, इसका नाम है इज़राइल,
तो भाई ये इजराइल में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, कितने दिन तक चलता है? तो भाई ये 8 दिन तक चलने वाला यहाँ का फेस्टिवल हो जाएगा। शुरू की बात करें तो स्टार्ट कब हो जाता है? तो जी ये जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 25 दिसंबर की बात करें, इस दिन ये चलना शुरू हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ईसाइयों का 25 को ही आपको पता है, जिस दिन हम सुशासन दिवस मनाते हैं उसी दिन ईसाई समुदायों का बड़ा दिन कह सकते हैं कि क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। चलिए भाई, तो हनुक्का त्यौहार की बात करें तो भाई ये हैप्पी फेस्टिवल हनुक्का त्यौहार, और ये किसका है? तो ये आप देखेंगे ईसाई समुदाय का हो जाएगा, सॉरी यहूदी समुदाय का हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो भाई 2025 में महिला विश्व कबड्डी जो है ये कहाँ पर महिला विश्व कबड्डी कप कहाँ पर आयोजित होगा? 2025 का पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, कहाँ पर होगा? तो बात कर रहे हैं महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की, बात कर रहे हैं महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की बात कर रहे हैं। चलिए, अगर इसकी बात करें सबसे पहले तो भाई इसको होस्ट कौन कर रहा है? अगर इसकी होस्ट की बात करें तो इसको होस्ट कर रहा है आपका बिहार। ठीक है, कौन होस्ट कर रहा है? ये कर रहा है बिहार, और बिहार इसको सेकंड बार होस्ट कर रहा है। बिहार इसको भाई सेकंड बार इसको होस्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें टोटल कितने देश हैं? अगर यहाँ पे देशों की बात करें कितने देश आ रहे हैं तो यहाँ पे 14 देश इसको खेलेंगे। अच्छा, किसके तहत? खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत बात करें, है ना। चलिए, तो आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फोटो आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में एमोल्ड की बात करें, एमोल्ड डिस्प्ले जो है ये तकनीकी शुभारंभ केंद्र किसने करा है? तो भाई यहाँ पे जो एमोल्ड डिस्प्ले है इसकी शुरुआत किसने करी है? आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, किसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है? अच्छा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई जो एमोल्ड है ये है क्या चीज़? ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। देखो, एक शब्द है यहाँ पे MOLED। ठीक है, अच्छा है क्या चीज़ ये? अगर इसकी बात करी जाए तो सबसे पहली बात तो ये है क्या? ये है यहाँ पे एक्टिव, ये है हिंदी में लिख देती हूँ, एक्टिव मैट्रिक्स, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग और डायोड। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे मैं एमोल्ड की बात कर रही हूँ, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड की बात कर रही हूँ। तो भाई ये है, अब ये है क्या जी? सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। क्या चीज़ है? तो ये है आपकी एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, है ना। किस प्रकार की ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है? अगर इसकी बात करी जाए तो ये किस प्रकार की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है? भाई ये इस प्रकार की, पहली बात तो अच्छा इसकी रिसर्च किसने करी है? अगर यहाँ पे बात करें कि भाई इसकी रिसर्च किसके द्वारा करी गई है, तो इसकी रिसर्च की बात करी जाए, इसकी रिसर्च करी है आपकी आईआईटी मद्रास ने। किसने करी है? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसकी रिसर्च की गई है। दूसरी बात ये आती है कि भाई ये जो है इसका जो है ये काम क्या करेगा? तो भाई जितने भी स्मार्टफोन है, टीवी हैं, उन सभी की डिस्प्ले बेहतर बनाने का काम है। यानी कि जितने भी हमारे पास में टीवी हैं, एलसीडी हैं, या जितनी भी हमारी टीवी हैं या फिर जो भी डिस्प्ले हैं, इन डिस्प्ले की बात करी जाए तो इन सभी डिस्प्ले को बेहतर रंग देना जो है, बेहतर रंग देना इसका काम है। अच्छा, तीसरी बात आती है कि भाई इसका निर्माण किसने करा है? अगर यहाँ पे तो अगर इसके निर्माण की बात करें तो भाई इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कौन कौन करेगा? तो भाई इसके साथ में एक तो DRDO आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा इसके साथ में प्लस में टाटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तीसरा कौन आएगा यहाँ पे? माइटी आ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ में आ जाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि आईआईटी मद्रास ने इसका जो है इसकी रिसर्च करी है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। क्या है? हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव यानी कि IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल बनाया है? तो भाई ये IAS हैं और अजय कुमार भल्ला हैं, इनको राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ का? ये मिजोरम के हैं, केरल, बिहार, मणिपुर।
चलिए, अगर यहाँ पे गवर्नर की बात करी जाए, राज्यपाल की बात करी जाए, तो जो राज्यपाल होता है भाई, इसकी नियुक्ति कौन करता है? अब इनकी नियुक्ति करी है, और नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? इनकी नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे 5 राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। कितने? 5 राज्यपालों की, अलग अलग राज्यों की बात करते हैं। चलिए एक एक करके यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यपाल हैं। एक तो है भाई, यहाँ पे जितने भी लिखे हैं सबकी बात करते हैं। एक है मणिपुर। मणिपुर के राज्यपाल की बात करें तो नंबर 1 पे मणिपुर। मणिपुर के कौन है? अजय कुमार भल्ला है। कौन है? ये हैं आपके अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अजय कुमार भल्ला की बात करी जाए। दूसरा नंबर 2, दूसरा स्टेट आता है हमारा, चलिए बिहार की बात करते हैं। दूसरा स्टेट है बिहार, और बिहार की बात करें तो कौन है? आरिफ मोहम्मद की बात करी जाए तो दूसरे हैं हमारे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद। ठीक है, चलिए नंबर 3, तीसरे नंबर की बात करें तो ये आता है आपका मिजोरम। ठीक है, ये आता है मिजोरम, और मिजोरम की बात करी जाए तो यहाँ पे कौन है? जनरल विजय कुमार सिंह। ये हैं आपके जनरल विजय कुमार सिंह की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके जनरल विजय कुमार सिंह। ठीक है, अच्छा एक नाम और आएगा यहाँ पे, अभी नंबर 4, 2 नाम और हैं। एक नाम है केरल राज्य। अब केरल के कौन हो जाएंगे? तो अगर केरल की बात करें तो केरल के हो जाएंगे विश्वनाथ औलेकर। केरल के हो जाएंगे विश्वनाथ औलेकर की बात करें ये। एक और आता है उड़ीसा। उड़ीसा, ये बड़ा ऊ नहीं होगा, छोटा ऊ होगा। ठीक है, उड़ीसा। अब उड़ीसा की बात करें तो ये आ जाएंगे हरिबाबू कंपति। ठीक है, कंबमपति। तो यहाँ पे आप इन 5 के 5 नाम याद रखेंगे, और यहाँ अजय कुमार भल्ला की बात करें तो ये हो जाएंगे मणिपुर के। ठीक है, ये आपको 5 के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो आपको ये क्लास उम्मीद है कि पसंद आई होगी। पीडीएफ के लिए आपको मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल आप जाकर के सब्सक्राइब कर लेंगे, वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ, बाकी सभी क्लासों का, जितने भी क्लास हैं उन सभी का आपको वहाँ पे अपडेट दी जाएगी। सभी चीज़ों से रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, और सभी क्लासों के नोटिफिकेशन को टाइम से पहले लेने के लिए भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए तो स्टार्ट करते रहेंगे चीज़ें। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक